मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट सामान्य ज्ञान में इतिहास के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखेंगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। उनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा के नामक विधवा के साथ हुई। उनकी पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी एवं शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जन्म जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट में दिखेंगे, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। आगे देखेंगे, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म के दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। यहाँ देखेंगे, पारसी धर्म। पारसी धर्म के अनुसार पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट में देखेंगे, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक
भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाइट्रेटम चर्च है। अब देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिम्बिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब आगे देखेंगे सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्षीय अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांतों काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित दूतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खासकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ये पाटलिपुत्र के बारे में है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। देखेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जब देखेंगे अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक
बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पात्रेटी फैनतेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। यहाँ अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय देखेंगे। पहला शिलालेख, इनमें क्या है? इनमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में क्या है? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में क्या है? इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में क्या है? इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख में क्या है? इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें एवं 8वें शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में क्या है? इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में क्या है? इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, ध्यान रखेंगे, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। कौन कौन से? पहला है प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा है रामपुरवा, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है, जिसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। पांचवा है लौरिया अरेराज, चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में। छठवा है लौरिया नंदनगढ़, ये भी कहाँ है? ये भी बिहार में है, चंपारण में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। यहाँ देखेंगे मौर्य प्रांत और राजधानी। मौर्य प्रांत कौन सी थी? उत्तरापथ। राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग, तोसली। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। प्राशी यानी पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारेकुना यानी कंदहार
अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क यानी जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। यहाँ देखेंगे सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति, प्रथम समिति में कौन से कार्य थे? जल सेना की व्यवस्था थी। दूसरी समिति में यातायात एवं रसद की व्यवस्था थी। तीसरी में पैदल सैनिकों की देखरेख की व्यवस्था थी। चतुर्थ में अश्वारोहियों की सेना की देखरेख की व्यवस्था थी। पांचवें में क्या था? गज सेना की देखरेख की व्यवस्था थी। छठे में रथ सेना की देखरेख की व्यवस्था थी। यहाँ देखेंगे प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति में क्या कार्य थे? उसमें उद्योगों में शिल्पकार का निरीक्षण था। द्वितीय में विदेशियों की देखरेख। तृतीय में जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ में व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। फर्स्ट में बिक्री का वसूल करना। अब यहाँ देखेंगे अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। पहला मंत्री। तो मंत्री क्या होते थे? प्रधानमंत्री। दूसरा पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होते थे। दवारी क्या होते थे? राजकीय द्वार रक्षक होते थे। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होते थे। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता था। सन्निदाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक
प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। मेगा सीरीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट लूसेंट हिस्ट्री के प्रश्न।